नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है घोटुल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम व्याख्याता वर्ग एक शिक्षक जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि ये पेपर कब हो सकता है, इसका सिलेबस क्या है, तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो आइए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहली बात कि लगभग कितने पद आएंगे, कि लगभग व्याख्याता जीव विज्ञान के कितने पद आ सकते हैं। देखिए, अभी सरकार ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। कब होगी ये पता नहीं है। किन किन विभाग में या किस किस पद के लिए कितनी वैकेंसी आ रही है, ये एक मोटा माटी बता दिया गया है कि सहायक शिक्षक का कितना पद आ रहा है, व्याख्याता के लिए कितना पद आ रहा है। इसको अभी अपन डिटेल में जानेंगे, डिटेल में सुनेंगे, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये पेपर कब होगा ये अभी तय नहीं है, और ये पद की संख्या भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। अभी भले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती ली जाएगी पहले चरण में। अब इसके पीछे के थोड़ा पीछे जाते हैं अपन। जब पिछली कार्यकाल थी, जो पिछला सरकार था, जो पिछले सरकार थे 2023 के चुनाव से पहले, जो भूपेश बघेल कार्यकाल में, भूपेश बघेल के कार्यकाल में लगभग 27,000 वैकेंसी, 27,000 पदों पर भर्ती हुई थी। कुल 27,000, आप ये लगभग मान सकते हैं कि 27,000 शिक्षकों पर भर्ती हुई थी। इसके बाद जब सरकार चेंज हुई, जब चुनाव का समय आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये बात लिखी कि हम 57,000 शिक्षकों के पद को भरेंगे, 57,000 शिक्षकों के पदों को भरेंगे। युक्ति युक्त उपकरण हुआ है, अभी भाई मर्ज किया गया है स्कूलों को, जहां कम स्टूडेंट थे वहां से उसको पास के स्कूल में मर्ज किया गया है। मर्ज करने के बावजूद ये जो हमारे पास डेटा आया है, जो लोक शिक्षण संचालनालय ने ये डेटा सरकार को प्रेषित किया है, इस डेटा के अनुसार अभी भी लगभग 30,000 पद खाली हैं। 30,561 पद जो सीधी भर्ती के द्वारा रिक्त पदों पर, पद खाली तो लगभग 2 लाख पद खाली हैं अभी भी शिक्षकों के, 2 लाख पद खाली हैं। लेकिन उसमें से कुछ शिक्षक मर्ज किए जाते हैं, कुछ पदोन्नति होता है, कुछ अनुकंपा के लिए रखा जाता है, कुछ ऐसे जो सीधी भर्ती के द्वारा शिक्षकों को भर्ती किया जा सकता है। ऐसे 30,000 पद अभी खाली हैं। अभी की स्थिति में 30,500 युक्तियुक्तकरण होने के बाद, 30,561 पद लगभग खाली है। इस 30,561 पद में से 5,000 पदों की अभी पहले चरण में भर्ती ली जाएगी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया। ऐसा लग रहा था कि 15,000 को, जो 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री जी झंडा फहराएंगे रायपुर से पुलिस परेड ग्राउंड में, तो वहां ये घोषणा कर देंगे कि हाँ, शिक्षक भर्ती अभी ली जा सकती है। और ऐसा माहौल भी बन गया था कि शिक्षक भर्ती की घोषणा की जाएगी। लेकिन जो बच्चे टेट नहीं निकाले हैं, जो अभ्यर्थी टेट पास नहीं है, वो भी एक प्रोटेस्ट करने लगे, ये मांग करने लग गए कि पहले टेट की परीक्षा ली जाए, उसके बाद शिक्षक भर्ती की परीक्षा ली जाए। क्योंकि अभी जो बच्चे या जो कैंडिडेट अभी से टेट का पेपर पास नहीं किए हैं, वो कैसे शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। व्याख्याता के लिए टेट एलिजिबल नहीं है, टेट की एलिजिबिलिटी अभी तक नहीं की गई है। आप सिर्फ बीएड है और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप व्याख्याता का पद भर सकते हैं, व्याख्याता के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप वर्ग 3 शिक्षक बनना चाहते हैं, पहली से 5वीं तक की जो क्लासेस होती हैं, उसके जो शिक्षक होते हैं, जो वर्ग 3 कहा जाता है, और जिसे सहायक शिक्षक का पद भी कहा जाता है, अभी अपन इसमें बात करने ही वाले हैं। तो सहायक शिक्षक के लिए डीएड जरूरी है, डीएड, और आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास है और डीएड, अब शायद ग्रेजुएशन आ सकता है इस बार से। लेकिन अगर शुरुआत देखा जाए, तो अगर आप डीएड किए हैं और 12वीं पास है, तो आप सहायक शिक्षक, मतलब क्लास पहली से लेकर के क्लास 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। लेकिन डीएड के साथ में आपके पास टेट होना चाहिए। अगर क्लास पहली से लेकर 5वीं तक, मतलब प्राइमरी स्कूल में आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए आपके पास कम से कम डीएड होना चाहिए और टेट होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला।
सहायक शिक्षक, अब 5,000 पदों में जो भर्ती होनी है, उस 5,000 पदों की हम थोड़ा डिटेल में जान ले कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी आ रही है या कितनी वैकेंसी अभी आने की संभावना है। तो सहायक शिक्षक के लिए जो डीएड जिनके लिए जरूरी है, जिनको मैं वर्ग 3 कह रहा हूं, पहली से लेकर 5वीं तक, ये सबसे ज्यादा पद आ रहे हैं इसके 2,000 पद। 2,000 पद इन्हीं का आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी जब प्री डीएड और प्री बीएड का पेपर हुआ तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट डीएड के पेपर में बैठे थे। उसका रीजन ही ये था कि डीएड का जो वैकेंसी आता है, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की जो भर्ती आती है, ज्यादा आती है, ज्यादा वैकेंसी आती है उसकी। इसीलिए ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो इस पद के लिए अट्रैक्ट है कि भाई ये सहायक शिक्षक का अभी 2,000 पद आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पद अगर कभी भविष्य में आने वाला है तो सहायक शिक्षक का ही आएगा। इसलिए डीएलएड की तैयारी सब की है। तो 2,000 पद सहायक शिक्षक का आ रहा है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो पद है वो 200 पदों में आ रहा है। इसका क्लास स्टार्ट हो गया है, 200 पद आ रहे हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि 12वीं, आपके पास 12वीं तक साइंस होना चाहिए, 12वीं तक साइंस होना चाहिए। जो शिक्षक का पद है ये आप वर्ग 2 बोल सकते हैं। वर्ग 2 शिक्षक जो 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो शिक्षक जो हैं वो वर्ग 2 शिक्षक कहलाते हैं और इन्हें शिक्षक कहा जाता है। एक सहायक शिक्षक जो वर्ग 3 हो गए, फिर वर्ग 2 जो शिक्षक का पद आएंगे 6वीं से लेकर के 8वीं तक। इस पद को डीएड वाले भी भर सकते हैं और बीएड वाले भी भर सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति बीएड किया है और जो व्यक्ति डीएड किया है वो दोनों भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी टेट होना जरूरी है। टीईटी, शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके पास पास होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका 1500 पोस्ट आ रहा है। सबसे ज्यादा पद रहेगा सहायक शिक्षक का, उसके बाद शिक्षक का। अगर पीटीआई की बात की जाए और योग शिक्षक की बात की जाए तो ये लगभग 300 पदों पर भर्ती होगी। जो योग डिप्लोमा होगा जिसके पास, और जिसके पास पीटी टीचर जो खेल कूद कराते हैं। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना है कि ये 300 पद आ रहा है तो हो सकता है 150 पद या 200-100 पद। अभी ये पूरा डिटेल नहीं किया गया है कि पीटीआई के लिए कितना पद आएगा और योग शिक्षक के लिए कितना पद आएगा, लेकिन हाँ ये पद आएगा और इसकी वैकेंसी निकलेगी। इसका वैकेंसी निकलने वाला है, इसका पेपर होगा, ये तय है। व्याख्याता, अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो व्याख्याता का कुल 1,000 पोस्ट आ रहा है। तो व्याख्याता में भी जो लेक्चरर जिसको हम बोल रहे हैं, तो लेक्चरर के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं लेक्चरर की बात करूं तो अंग्रेजी, गणित, भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन मतलब केमिस्ट्री, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, कॉमर्स, वाणिज्य, संस्कृत, कंप्यूटर और कला समूह। कला समूह मतलब जैसे राजनीति शास्त्र से, समाज शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, इन सभी संकायों से व्याख्याता की भर्ती होगी। तो इस 1,000 पद, ये जो 1,000 पद व्याख्याता का है, इस 1,000 पद जो व्याख्याता के आ रहे हैं, उसमें से अगर जीव विज्ञान को देखा जाए कि इस 1,000 में से जीव विज्ञान का कितना होगा, तो ये मेरा अनुमान है, ये मेरा अनुमान है कि 1,000 में से लगभग 100 पद जीव विज्ञान का रहेगा। लगभग 100 पद जीव विज्ञान का रहेगा, क्योंकि भाई इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अभी जितना संकाय दिख रहा है 9 विभाग तो ऐसे ही हो गए हैं, और कला समूह में भी 3 है, मतलब 12 विभाग, 12 संकायों में उसको व्याख्याता भर्ती कराना है। मतलब 12 विषयों में 12 विषयों के व्याख्याता भर्ती आयोजन की जाएगी। मतलब लेक्चरर जो बनेंगे वो 12 विषयों पर ये भर्ती निकाली जाएगी। तो अगर एक मोटा माटी देखा जाए कि लगभग जीव विज्ञान का कितना आ सकता है, तो ये मेरा अनुमान है कि लगभग 100 पद जीव विज्ञान के आ सकते हैं। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम एक अनुमान मान के चलते हैं कि लगभग 100 पद जीव विज्ञान के आएंगे पहले चरण। अभी जो कैंडिडेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं कि अरे सिर्फ 5,000 पोस्ट आ रहा है, मात्र 2,000 पोस्ट है, मात्र 1,500 पोस्ट है, मात्र 1,000 पोस्ट है। नहीं, सरकार ने पहले चरण के लिए घोषणा किया है, ये पहले चरण में है। देखिए वर्तमान में अभी कितने पदों की भर्ती होनी चाहिए, कितने पद अभी खाली हैं जो हम सीधी भर्ती से कर सकते हैं,
तो लोक शिक्षण संचालनालय ने ये सरकार को बता दिया है कि भाई 30,561 पद अभी खाली है। मतलब 30,561 शिक्षकों की जरूरी है, जिसे हम सीधी भर्ती से ले सकते हैं। सरकार ने मोदी की गारंटी, मतलब जब घोषणा पत्र आया तो उसमें सीधा लाइन लिखा हुआ था कि ये मोदी की गारंटी है, भाजपा का घोषणा पत्र है। भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें से भाई महतारी वंदन योजना का पैसा दिए, जो किसानों के लिए 3100 रुपए में धान खरीदी की जो घोषणा किए थे, वो 3100 रुपए में धान खरीदी की जा रही है। अब जब ये युवाओं से पीएससी घोटाला की जांच करनी थी, वो घोटाला का जांच स्टार्ट हो गया। पीएससी का जो सीबीआई जांच चल रही है ना, उसके आरोपी भी अभी अंदर है। तो ये सरकार के ऊपर मानसिक दबाव भी है और ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो ये भर्ती लेंगे। और पिछले सरकार में जब 2019 से 23 में जब भर्ती निकली थी तो 14,580 और 12,489, मतलब लगभग 27,000 वैकेंसी पिछले कार्यकाल में, लगभग 27,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। जो हम पिछले कांग्रेस सरकार में देखें या भूपेश बघेल कार्यकाल में देखें तो 27,000 वैकेंसी उनके कार्यकाल में हुई थी, वो पदे पर भर्ती हुई थी। इसका मतलब ये है कि भाजपा के कार्यकाल में जो वर्तमान शासन का कार्यकाल चल रहा है उससे ज्यादा होगा। ये एक चुनावी दबाव है, ये एक राजनीतिक दबाव होता है पार्टी के ऊपर कि भाई हम ये बोलेंगे तो जो हम स्टूडेंट से वादा किए थे, जो हम कैंडिडेट से वादा किए थे, जो हम अभ्यर्थियों से वादा किए थे, वो वादा पूरा करना इनकी जिम्मेदारी है, ये एक दबाव है। नहीं होंगे तो भाई हो सकता है कि पब्लिक गुस्सा आ जाए और इनको वोट ना दे। वोट नहीं देगी तो ये क्या चुनाव दोबारा जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। तो इनके पास ये मानसिक दबाव है कि इनको भर्ती निकालना पड़ेगा, इनको, क्योंकि वैकेंसी खाली है तो ये भर्ती लेंगे। भाई ठीक है, अभी इनके पास बजट उतना हो कि 5,000 वैकेंसी लिया जाए। 5,000 वैकेंसी लेने के लिए भी लगभग 308 करोड़ का भार आ रहा था, लगभग 3 अरब रुपए का भार आएगा सालाना। अभी सिर्फ 5,000 वैकेंसी अगर भर्ती ले ली जाए तो लगभग 3 से 3.5 अरब रुपए का, 300 करोड़ से 350 करोड़ रुपए सालाना सरकार के ऊपर भार आएगा। तो सरकार क्या करेगी कि अभी स्टेप बाय स्टेप, मतलब किस्त किस्त में ये भर्ती लेगी। 5,000 पहले निकाली है, फिर 26, 27, 2023 में चुनाव हुआ है, अगला चुनाव कब होगा? 5 साल बाद 2028 में। तो ये 2028 तक ये भर्ती निकलती रहेगी और ये भर्ती लेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि भाई 30,000 पदों पर अगर इकट्ठा भर्ती ले ली, अच्छा ये इकट्ठा भर्ती क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी पहले चरण में केवल 5,000 भर्ती ले रहे हैं, उसका भी रीजन है। मान लो ये अभी 5,000 भर्ती की वैकेंसी निकालें, मान लो ये 5,000 वैकेंसी अभी 15 अगस्त को घोषणा कर देते और 15 अगस्त को घोषणा करके ये पेपर एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाता, तो क्या होता? जो कैंडिडेट अभी बीएड कर रहे हैं या डीएड कर रहे हैं, जो टेट परीक्षा पास नहीं किए हुए, एलिजिबल नहीं होते। वो एलिजिबल नहीं होते, इसीलिए उन कैंडिडेट ने जाकर के मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन दिया, एक सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट चलाया कि पहले टेट लीजिए उसके बाद ये वैकेंसी निकले। तो सरकार इस 15 अगस्त को ये घोषणा नहीं की, मुख्यमंत्री ये घोषणा नहीं किए कि ये पेपर कब होगा। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट अभी पेपर दे रहे हैं, जो टेट पास नहीं किए हैं, उनका मांग है कि पहले आप टेट परीक्षा ले लीजिए, उसके बाद वैकेंसी निकालिए। और टेट परीक्षा का डेट पहले ही सरकार घोषणा कर दी है कि 1 फरवरी सन 2026, मतलब अगले वर्ष 1 फरवरी सन 2026 को संभावित है कि अगले साल टेट होगा। 1 फरवरी 2026 को टेट परीक्षा होगी, सीजी टेट। सीजी टेट का जो पेपर है वो कब होगा? 1 फरवरी सन 2026। तो ऐसा माना जा सकता है कि हमारा जो भी शिक्षक भर्ती आ रहा है, इसका एग्जाम, इसकी वैकेंसी अगले साल ही होगी। ये अनुमान है, हो सकता है कि भाई ज्यादा दबाव बना, क्योंकि अभी ये घोषणा करने वाले थे, जैसा अभी माहौल दिख रहा था कि हो सकता है कि अभी घोषणा कर दे, लेकिन क्योंकि जो टेट पास नहीं है कैंडिडेट, जो अभी डीएड बीएड कर रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा मांग की, वो ज्यादा संख्या में पहुंच गया कि नहीं हमको पहले टेट परीक्षा लेने दीजिए, पहले टेट की परीक्षा आयोजन कीजिए, उसके बाद फिर आप वैकेंसी लीजिएगा। तो सरकार इस दबाव में रुक गई। हो सकता है कि आने वाले दिवाली में, नवंबर दिसंबर में ये घोषणा कर दे सरकार कि वैकेंसी का, मतलब वैकेंसी निकाल दे, आप लोगों से फॉर्म भराना स्टार्ट कर दे। ठीक है,
लेकिन ये एग्जाम टेट के बाद ही होगा। और टेट कब होगा? 1 फरवरी सन 2026 को होगा टेट। अभी की स्थिति में जो डेट हमारे पास है, ये डेट का जो एग्जाम कैलेंडर है व्यापम का, व्यापम के अनुसार 1 फरवरी 2026 को टेट होगा। और 1 फरवरी 2026 को टेट की परीक्षा होने के बाद ही ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब शिक्षक भर्ती की परीक्षा अगर 1 फरवरी के बाद होगी तो टेट की परीक्षा हो जाए रहेगी, फिर टेट का रिजल्ट भी आना चाहिए। भाई टेट का परीक्षा अगर हो जाएगा तो टेट का रिजल्ट भी आना चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो शिक्षक भर्ती है, हमारा जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा है, वो अप्रैल से स्टार्ट होगा। वो अप्रैल से स्टार्ट होना चाहिए संभावना। शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा है वो अप्रैल से शुरुआत होने की संभावना है। क्योंकि भाई अगर फरवरी में टेट परीक्षा होगा, मान लो कि फरवरी में टेट परीक्षा हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आने में ही 2 महीना लग जाता है। भाई कॉपी चेकिंग होती, दावा आपत्ति होता है, फिर मॉडल आंसर जारी होता है, पहले मॉडल आंसर जारी होता है, फिर दावा आपत्ति होता है, फिर रिजल्ट जारी होता है। फिर उसमें भी रिजल्ट में कुछ हो सकता है, त्रुटि हो जाए तो लोग आरटीआई निकलवाते हैं, ये सब चलते रहता है, प्रोसेस चलता है। तो जैसे ही टेट का रिजल्ट आएगा, मतलब आप मान के चलिए कि अगर अप्रैल तक टेट का रिजल्ट आ रहा है तो हाँ तब तक वैकेंसी निकल जाएगा। उसके बाद वैकेंसी निकल जाएगा और वैकेंसी निकलने के बाद वो एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये जून तक में भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। क्योंकि भाई अगर मई में फॉर्म निकल रहा है, मई में फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, मान लो अप्रैल में रिजल्ट आ गया, मई 15 मई तक में फॉर्म भराया और फिर उसके बाद एग्जाम जून में हो गया, तो उन लोग क्या है जुलाई से नए लोगों को, जो नए टीचर है उन लोगों को पोस्टिंग दे सकते हैं, है ना। जुलाई से नया सीजन, 16 जून से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सरकार ये प्लानिंग बना सकती है, ऐसे ही नीति बनता है। जब आप कल भविष्य में जो यहाँ पीएससी के स्टूडेंट बने हैं, जो पीएससी के स्टूडेंट बैठे हैं, जब कल आप डिप्टी कलेक्टर बन के जाएंगे और आपको कोई दायित्व दिया जाएगा तो ऐसा ही प्लानिंग बनाया जाता है कि भाई हमको टेट लेना है फरवरी में, उसके बाद तुरंत उसका रिजल्ट जारी करना है, उसके बाद शिक्षक भर्ती निकलेगी, फिर उन शिक्षकों को पोस्टिंग देनी है ताकि नया जो सेशन स्टार्ट होगा स्कूलिंग का, वो नए सेशन में वो टीचर पढ़ा सके। तो आप ये मानिए कि जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, जो कैंडिडेट यहाँ बैठे हैं शिक्षक भर्ती वाले, वो शिक्षक भर्ती वाले ये मान के चलिए कि आपका परीक्षा अगले साल ही होगा। क्योंकि अगर इस साल होना होता तो सरकार अभी 15 अगस्त को घोषणा करती, अगला घोषणा हो सकता है कि दिवाली के आसपास में हो। लेकिन अभी शिक्षक प्रयोगशाला परिचारक का भर्ती हुआ, एडीओ भर्ती हुआ, आबकारी आरक्षक का भर्ती हुआ, फिर अभी और एक पेपर होने वाला है 31 अगस्त को, ये वाला संचालक वाला, फार्मासिस्ट वाला पेपर। तो इसका जब रिजल्ट घोषणा होगा तो इसका रिजल्ट ये भी दिवाली के आसपास घोषित होगा, है ना। दिवाली के आसपास ही मई अक्टूबर तक जा सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है वो अगले वर्ष ही होगी। और कब होगी? टेट के एग्जाम के बाद। तो टेट का एग्जाम अगर 1 फरवरी को है तो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अप्रैल से ही शुरू हो सकती है। अप्रैल से ही शुरू हो सकती, ये मेरा अनुमान है। हो सकता है कि सरकार के पास और बच्चे पहुंच जाएं, हाँ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सरकार दबाव में आ जाए और शिक्षक भर्ती की घोषणा निकाल दे। ये 5000 जो पद है ये बहुत कम पद है। 30,000 में से 5000 लिया जा रहा है। अभी 25,000 पद खाली होंगे और 2028 तक इनको लेना ही होगा। इनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, नैतिक दबाव है, इनके घोषणा पत्र का दबाव है कि इनको ये वैकेंसी लेना ही है, वरना आप ही लोग वोट नहीं देंगे। देंगे क्या वोट? भाई आज से वादा किए हैं तो उनको तो ये भर्ती कराना ही है और पिछली सरकार से ज्यादा ही भर्ती कराएंगे। और अभी तक जितने वादा किए हैं वो वादा पूरा कर रहे हैं। भाई महतारी वंदन का योजना का पैसा देना था, महतारी वंदन का पैसा देना स्टार्ट की। 3100 में धान खरीदना था, 3100 में धान खरीदे। ये धीरे धीरे अपने सारे मोदी के गारंटी को जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र के बिंदुओं को पूरा करेंगे। ये मेरा अनुमान है और ये अनुमान सही ही होगा। क्योंकि अभी तक सरकारें, आप देखो, सरकार अपना छवि बचाना चाहती है, कोई भी सरकार होती, तो ये गलती नहीं करेंगे कि भाई क्या है, सरकार आई ही थी तो स्टूडेंट के कारण। पीएससी घोटाला सबसे ज्यादा उस समय चर्चित था, इसी कारण बच्चों ने नया सरकार को चुना है। तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये क्या करेंगे, ये वैकेंसी निकालेंगे। तो 30,000 पदों में से 5,000 पदों की भर्ती होगी और 5,000 में से जो अभी पहला चरण निकलेगा, इस 5,000 में से जो 1,000 पोस्ट व्याख्याता का निकलेगा, इस 1,000 व्याख्याता में से 100 पद आप मान के चलिए कि जीव विज्ञान। कितना पद?
100 पद जीव विज्ञान का है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरा डिटेल तो अभी लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी नहीं किया है। तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग 100 पोस्ट अभी पहले चरण में आ रहा है। इसके बाद भी देखिए अभी व्याख्याता के कितने पद खाली हैं, 5445 पद खाली हैं। 5445 में से 1000 पदों पर अगर भर्ती हो गई तो लगभग 4445 मतलब 4500 पद अभी भी खाली रहेंगे। तो वो वैकेंसी भी 2028 तक भरना होगा। तो जो कैंडिडेट अपनी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, टीचर बनने के लिए, वो डिमोरलाइज नहीं होंगे कि अरे केवल 100 पद आ रहा है। ये 100 पद भी बहुत है। जीव विज्ञान के जो कैंडिडेट हैं 100 पद भी बहुत है। पहले इसके लिए आकर्षित लोग नहीं होते थे, उसका रीजन था कि क्योंकि टीचर की सैलरी कम होती थी, शिक्षा कर्मी लोग बनते थे। अब क्या हुआ है, अब जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत अब क्या हो रहा है, अब आप देखेंगे कि शिक्षकों की रेगुलर भर्ती हो रही है, शिक्षकों का सैलरी बढ़ाया गया है ताकि स्कूलिंग अच्छे से हो सके, स्कूल में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो सुधर सके। तो ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। ये सब भी अपन पढ़ेंगे जब अपन सिलेबस का अभी डिस्कशन करेंगे, तो उसमें ये सब है। शिक्षा शास्त्र है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, सीडीपी है, बच्चों के बारे में पढ़ना है, बाल शास्त्र के बारे में पढ़ना है। आ रहा है समझ में? तो जो 1000 अभी पद आ रहा है, जो अभी पहली वैकेंसी आ सकती है अगले साल, इस 100 पद में अब देखते हैं कि सिलेबस क्या होगा। और ये 100 पद अभी दिमाग में मत रखिए, इसके बाद भी वैकेंसी निकलेगी, इसके बाद भी व्याख्याता का पोस्ट आने वाला है। 4500 पद अभी और खाली है। फिर ये पद और बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं, बढ़ ही सकता है, क्योंकि जैसे ही बच्चे बढ़ते हैं, जैसे समय बढ़ता है तो जन्म दर बढ़ता ही है, मृत्यु दर घटता है, जन्म दर बढ़ता है। जैसे जैसे जन्म दर बढ़ेगा तो बच्चे एडमिशन लेंगे, मतलब स्कूलिंग बढ़ ही सकती है। अभी की स्थिति में संख्या घटेगी नहीं, संख्या बढ़ेगी। वर्तमान स्थिति जो है भारत की, जो जनसंख्या दर अभी देख रहे हैं अपन, उस हिसाब से अभी स्कूलिंग में बच्चे घटेंगे नहीं, बच्चे बढ़ेंगे, समझ रहे हो? और अब जब स्कूलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और जो सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, तो उससे बच्चे स्कूल आएंगे ही, समझ रहे हो? एडमिशन बढ़ेगा ही, और एडमिशन बढ़ेगा तो टीचर की जरूरत पड़ेगी समय के साथ साथ। तो 1 फरवरी के बाद पेपर होगा। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं कि जीव विज्ञान का सिलेबस। अब अपन अपने सब्जेक्ट में आते हैं। मैं जब डीएवी में पढ़ा रहा था, मैं जब मिशन स्कूल में पढ़ा रहा था, तो लेक्चरर ही था, 11-12 ही पढ़ा रहा था। उसके बाद मेरा सब इंस्पेक्टर का जब मेंस क्लियर हो गया तो मैं फिजिकल करने के लिए रेडी हो गया और इधर मूव किया। तो मैंने उस सिलेबस को देखा है, 11-12 का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस का फोटोकॉपी है। जो 11-12 है, 11-12 का जो बायोलॉजी है उसका ही फोटोकॉपी है। जैसे अभी शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक में 9-10 तक का है, 9-10 का सिलेबस है। विज्ञान का जो 9-10 का सिलेबस है सीजी बोर्ड का, वही सिलेबस आप मान लीजिए 11-12 का ये व्याख्याता के लिए है। उसमें अब पोर्शन है। अब पोर्शन कैसे है, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं जीव विज्ञान के, तो उसका जो सिलेबस का प्रोस्पेक्टस है, लगभग 150 प्रश्न आएंगे। कितने पिछले बार अगर 2019 और 2023 की वैकेंसी की बात की जाए तो 150 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 150 प्रश्न। 150 प्रश्न में से 35 प्रश्न जंतु विज्ञान के थे, जूलॉजी के थे, 35 प्रश्न बॉटनी के थे, और जो 30 प्रश्न है वो बायोकेमिस्ट्री के थे, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी से। 30 प्रश्न जो हमारे शिक्षा शास्त्र हो गया, शैक्षणिक मूल्यांकन हो गया, शैक्षिक अभिवृत्ति हो गई, मतलब जो एक्चुअल में उसको शिक्षा शास्त्र मान लीजिए, तो शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 5, सामान्य अंग्रेजी से 5, कंप्यूटर से 5 और सामान्य ज्ञान 5 नंबर का। तो पिछले बार जो भर्ती पेपर हुआ था, तो पिछले बार के भर्ती में जो व्याख्याता का पेपर हुआ था उसमें 150 प्रश्न थे। इस 150 प्रश्न में से इस तरह के अंक बटे हुए थे, इसका वर्गीकरण थोड़ा इस तरह से था। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इस बार भी एग्जाम होगा तो भले 150 को 100 किया जा सकता है, लेकिन वेटेज इतना ही रहेगा और सिलेबस भी इतना ही रहेगा। देखिए अभी का जो पेपर होने वाला है, अभी जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, इसका वैकेंसी जारी नहीं हुआ है। जब तक वैकेंसी जारी नहीं होता है, विज्ञापन जारी नहीं होता है, तब तक सिलेबस भी जारी नहीं किया जाता है, पाठ्यक्रम भी जारी नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम पिछले भर्ती से तुलना करें, अभी हम बात कर रहे हैं अनुमानित,
अनुमानित बात चल रही है, अभी जो भी बात चल रही है अनुमानित बात चल रही है। तो पिछली भर्ती की अगर हम बात करें, जो पिछले कार्यकाल में भर्ती हुई थी 2019 और 23 में जो शिक्षक भर्ती आई थी, तो जो व्याख्याता का पद था, व्याख्याता के पद का जो पेपर हुआ था वो 150 नंबर का पेपर हुआ था, 150 नंबर का। उसमें से जंतु विज्ञान के 35 नंबर थे, वनस्पति के बॉटनी के 35 नंबर थे, बायोकेमिस्ट्री का 30 नंबर था और शिक्षा शास्त्र का 30 नंबर था। ये मेन वेटेज था, ये मेन वेटेज था। हमको मेन फोकस भी इसी में करना है। 35, 35, 70 और 30, 130 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ ये 11, 12 के जो सिलेबस है, या आप ये जो सिलेबस मान सकते हैं, इन सिलेबस से आएगा। ऊपर से देखा जाए तो 35, 35, 70 और 30, 100 नंबर केवल आपके सब्जेक्ट के आएंगे। 100 नंबर केवल सब्जेक्ट, जिनको बायोलॉजी बहुत अच्छा बनता है, बायोलॉजी लवर हैं आप, तो बायोलॉजी लवर्स के लिए खुशी बात यह है कि 100 नंबर सीधा सब्जेक्ट का आएगा। 50 नंबर में 30 नंबर शिक्षा शास्त्र से रहेगा और 20 नंबर बाकी हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से। सामान्य ज्ञान का वेटेज यहाँ पे कम है। तो जो सब्जेक्ट का जो टीचर होता है, जो पढ़ा रहा होते हैं, या जो सब्जेक्ट के कमांड जिनका रहता है, भाई उनका जीके अच्छा नहीं है, वो पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। शिक्षक भर्ती आता ही इसलिए है कि जो जिनको सब्जेक्ट में कमांड है वो ये पेपर को निकाल सके। क्योंकि 100 नंबर, सोचिए 150 में से 100 नंबर, 60% से भी ज्यादा उसका वेटेज आपके पास है सिर्फ आपके सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट में ये अपन देख लिए पोर्शन की कहां से कितने नंबर का आया था। इस बार भी भले ये 150 नंबर का पेपर 100 नंबर कर दिया जाए, 150 के प्रश्न को 100 कर दिया जाए। वैसे 100 तो करेंगे नहीं, क्योंकि सवाल ज्यादा ही रहता है, पेपर ज्यादा ही लेना रहता है, सिलेबस बड़ा है तो उनको सवाल भी ज्यादा ही देना रहता है। फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 150 का प्रश्न 100 में बदल जाए, इसका वेटेज कम कम कर दिया जाए, इसको 25 कर दिया जाए, इसको 25 कर दिया जाए, इसको 20 कर दिया जाए, इसको 20 कर दिया जाए, तो लगभग 100 हो जाएंगे। फिर भी सिलेबस, इसका जो मेन सिलेबस है वो वही रहेगा। जो 11th और 12th है, जो 11th और 12th है, जो कक्षा 11वीं और 12वीं का जीव विज्ञान है, वो कक्षा 11वीं और 12वीं का जीव विज्ञान ही आपका मेन सिलेबस है। ये ध्यान रखिए, अगर जीव विज्ञान से आप व्याख्याता बनना चाहते हैं तो कक्षा 11वीं और 12वीं की किताब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, थोड़ा डीप पढ़ लेना है। जो लेवल आता है प्रश्न का वो भी 11वीं 12वीं के ही लेवल से आता है। ये जो इसका सिलेबस, इसका क्वेश्चन पेपर और इसका जो वैकेंसी का डिटेल की कितना वैकेंसी खाली है, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल में, जो भोटुल एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है। उसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है। तो इसका जो मेन सिलेबस है उस आप टेलीग्राम सिलेबस से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे कि नंबर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ था। तो हम ये मान सकते हैं कि आगामी जो पेपर होगा वो भी इस तरीके से होगा। ठीक, इसमें जो मेन है ये 3 है, ये 3 जो है, ये 3 में से ही आपका 100 नंबर आ जा रहा है। जो आपका सब्जेक्ट है इसमें से 100 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आपको कक्षा 11वीं और 12वीं का किताब, उसका जो सिलेबस है, अच्छे से पढ़ लेना है। अब जो अगला पॉइंट है कि भाई तैयारी कैसे करें, हम ये तो देख लिए कि 30 प्रश्न शिक्षा शास्त्र से आएगा, 100 प्रश्न हमारे मेन सब्जेक्ट से आएंगे, और जो 20 क्वेश्चन है उसमें से हिंदी अंग्रेजी 10 नंबर का आ जाएगा, कंप्यूटर 5 नंबर का आ जाएगा, 5 नंबर का जीके आ जाएगा। तो देखिए तैयारी कैसे करें, इसके लिए कुछ मैं अपना अनुभव जो आपसे बता सकता हूं, और जो सारे शिक्षक आपको बताएंगे। आप भले किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लीजिए, आप भले किसी भी सर का वीडियो देखिए, किसी भी मैडम का वीडियो देखिए, किसी भी ट्यूटोरियल का वीडियो देखिए, अगर आप एग्जाम पास करेंगे तो आपको एग्जाम पास करने के लिए इन चीजों का आप सामना करेंगे ही, और ये चीज आप करेंगे। जैसे पहला, नियमित पढ़ाई। आप सोचेंगे कि भाई मैं एक दिन पढ़ लूं, 2 दिन रेस्ट ले लूं, अभी दिवाली आ रहा है तो दिवाली आने से पहले भाई अभी गणेश चतुर्थी आ रहा है, कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सोचेंगे कि चलो मैं पहले 14 दिन तक, 13 दिन तक, 11 दिन तक बढ़िया गणेश चतुर्थी मना लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा। फिर गणेश चतुर्थी जैसे ही खत्म होगा तो सीजन आ जाएगा नौ दुर्गा और दिवाली का, ठंड में, तो आप बोलेंगे कि चलो नौ दुर्गा के बाद और दिवाली के बाद पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। दिवाली खत्म आ जाएगा तो फिर आप नया साल मनाने लगेंगे। तो जब इस तरीके से आप त्योहार मनाएंगे तो आपके साथ त्योहार हो जाएगा, त्योहार ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि आप कोई एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे।
तो पढ़ाई करने के लिए, कोई एग्जाम निकालने के लिए, कहते हैं ना पढ़ाई एक तपस्या है। ये सबसे आसान काम है जिसको सबसे कठिन माना जाता है। आपको इसमें नांगर नहीं जोतना है, जाकर के गाड़ी नहीं चलाना है, बोझा नहीं ढोना है, सिर्फ एक जगह जाकर के मन को एकाग्र करके पढ़ना है, और उसके बदले में ये कई गुना चीज आपको लौटाता है। आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर बदले में ही आपको जीवन भर का सुकून देता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। भले ही आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं आपके पास, लेकिन आपको पढ़ना रोज, पढ़ना आपको रोज है। आप अगर सच में शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए इच्छुक हैं, या आप कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, कुछ दिन बाद एसआई की तैयारी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो सब इंस्पेक्टर भी बनना चाहते होंगे वो भी, और जब रेगुलर पढ़ेंगे तभी आपका पेपर निकल सकता है। आप बीच में ब्रेक ले लेकर के मौसम के हिसाब से, मूड के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे तो नहीं, आपको रेगुलर पढ़ना। दूसरा चीज, उचित स्थान। उचित स्थान का मतलब है कि आपको स्थान फिक्स कीजिए कि आपको वहीं पर प्रॉपर जाके बैठना है और पढ़ना है। जब स्थान आप निश्चित कर लेते हैं तो एक आप देखेंगे कि उसका भी साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। उस स्थान पे जाकर के जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी आपको बेनिफिट देता है, मतलब आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगता है। जब आपकी आदत बनने लगेगी पढ़ने, अभी शुरुआत में भले आपको थोड़ा कठिन लगेगा कि एक जगह बैठ करके पढ़ना है, और पढ़ाई भी करने के लिए आपको एक स्थान निर्धारित करना है, ये दोनों चीज बहुत कठिन चीज, लेकिन शुरुआत में आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। आप एक नियमित पढ़ाई शुरू कीजिए। एक टाइम अगर हो सके तो टाइम बना लीजिए कि मेरे को इस टाइम पे ही बनाना है, इस टाइम पर ही पढ़ना है। वो समय आपको, अभी समय प्रबंधन में मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो रेगुलर पढ़ना है, एक स्थान निर्धारित कर लीजिए कि आपका वो स्थान रहेगा। अगर जो शहरों में आप देखेंगे तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बना है। शहरों में क्या है कि अगर आप घर पे रहते हैं तो हल्ला गुल्ला, बच्चे हैं घर पे, परिवार है, कोई ना कोई काम हो जाता है, तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बना है कि आप लाइब्रेरी में शांत जगह में जाकर के आप आराम से उतने देर तक अपना एक स्थान, अपना एक सीट ले करके आप पढ़ाई कर सके। तो अगर आप शहरों पे हैं, मान लीजिए आप भिलाई से मुझे देख रहे हैं, आप जगदलपुर से मुझे देख रहे हैं, आप रायपुर से मुझे देख रहे हैं, है ना, और आपके आसपास में अगर लाइब्रेरी की व्यवस्था है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जहां कहीं भी हो, आप कोई आसपास कोई भी लाइब्रेरी, हम प्राइवेट हो सरकारी हो, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप वहां जाकर के बैठिए, इससे आपका रेगुलरिटी बनेगा। ठीक है। तो आपका समय प्रबंधन, सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की टाइम अपन कैसे निकालें। मान लीजिए आप जॉब वर्कर हैं, हम ऑलरेडी एक टीचर हैं, मान लीजिए आप सहायक शिक्षक हैं या शिक्षक हैं, आप व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास तो ऑलरेडी जॉब में है, आप ऑलरेडी 5 से 6 बजे तक बिजी हैं, फिर 6 बजे घर आकर के थोड़ा रेस्ट करना है, चाय वाय पीना है, हाथ मुंह धोना है, मतलब आप लगभग 7 बजे तक बिजी हैं। 7 बजे के बाद मान लीजिए अगर आप विवाहित हैं तब तो ठीक है, खाना मिल जाएगा, वरना आपको खाना भी बनाना है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप आज से ही, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, अगर अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने में अभी हमारे पास समय है। आप लगातार कम से कम दिन में 3 घंटे निकाल लीजिए। 2 घंटे आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 1 घंटे आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है। इस 3 घंटे में कम से कम, जो 3 घंटे मैं कह रहा हूं, 3 घंटे में आपको कम से कम 3 घंटे निकालिए, कम से कम 3 घंटे शाम के समय। जो जॉब वर्कर्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो ऑलरेडी टीचर हैं या किसी पोस्ट में हैं, जो जॉब करते हैं, शाम वाला बैच है जिनका शाम तक का जो ड्यूटी रहता है, तो 3 घंटे कम से कम आप निकालिए। इस 3 घंटे में 2 घंटे आप अपने मेन सब्जेक्ट को दीजिए और 1 घंटा आप शिक्षा शास्त्र के विषय को दीजिए, क्योंकि भाई इसमें से 100 नंबर का आना है और इसमें से 30 नंबर का आना है, मतलब एक अनुमान माना जाए तो 70% ये है, 30% ये है। तो 2 घंटे आप किसको दीजिए, अपने मुख्य सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है, और 1 घंटा आप शिक्षा शास्त्र को दीजिए। लेकिन ये प्रॉपर रेगुलर आपको देना है, ये हफ्ता के पूरे 5 दिन आपको देने, 2 दिन रिवीजन करना है। ऐसा माना जाता है 5 दिन आप पढ़िए, 2 दिन रिवीजन कीजिए। 5 दिन आप पढ़िए, 2 दिन जो आप 5 दिन में पढ़े तो उसको रिवीजन कीजिए। तो प्रॉपर अगर आप नॉर्मल भी इतना दे रहे हैं अभी, तो आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी, आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी। जो 2 घंटा आप दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट के लिए और 1 घंटे आप दे रहे हैं किसके लिए, शिक्षा शास्त्र के लिए, क्योंकि ये भी एक मेन वेटेज है, 1 घंटे, ठीक।
तो जो जॉब वर्कर्स है, जो जॉब वर्कर्स नहीं है, जिनके पास अभी जॉब नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना काम है, तो आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो, आप उनसे बहुत आगे हो, क्योंकि आपके पास पढ़ाई के लिए काफी समय है। आपके पास पढ़ाई के लिए काफी समय है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये 3 घंटे की जगह आप 9 घंटे पढ़ाई को दे सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए आपके पास 24 घंटे हैं, 10 घंटे आप सोते होंगे, ऐसा मान लीजिए कि वैसे 8 घंटे से ज्यादा इंसान सो नहीं पाता इस उम्र में, तो 8 घंटे आप सो रहे हैं, आप 6 घंटे अपने खाना पीना धोना निकालना कपड़ा धोना ये सब में निकाल लीजिए, तो 8 घंटे सोना, 6 घंटे ये सब काम के बाद भी आपके पास 10 घंटा बचा है। तो क्या 10 घंटा आप पढ़ाई में नहीं दे सकते, जब आपको 80,000 60,000 वेतन मिलने वाला है, इतना अच्छा पोस्ट पाने वाले हैं, जीवन भर बैठ करके सुकून से रहना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जिनके पास अभी जॉब नहीं है वो ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वैकेंसी के लिए, समझ रहे हो। इसीलिए लोग जॉब में रहने के बाद जॉब से रिजाइन देते हैं या नो वर्क नो पेमेंट लेकर के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ज्यादा समय दे पाते हैं। ठीक, तो आपके पास प्रॉपर समय है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी सिलेबस में क्या कौन सा स्टडी मटेरियल है बता रहा हूँ, धैर्य रखो, रुको जरा, सबर करो। तो समय प्रबंधन की बात हो गई, जो जॉब वर्कर्स थे वो 2 घंटे अपना मेन सब्जेक्ट को दे देंगे और 1 घंटा शिक्षा शास्त्र को दे सकते हैं। स्टडी मटेरियल क्या किया जाए, तो देखिए स्टडी मटेरियल में 11वीं 12वीं का सिलेबस है, तो आप 11वीं 12वीं की किताब से पढ़िए। 11वीं और 12वीं, 11वीं और 12वीं की बुक ही आप मेन बुक रखिए। होता क्या है कि कई कोचिंग सेंटर अपना किताब निकालते हैं, कई सारे नोट्स निकलते हैं, लेकिन एक बात आप समझिएगा, मान लीजिए अगर मुझे किसी प्रश्न में दावा आपत्ति करना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर व्यापम लिया है, उसको क्वेश्चन पेपर में उसका आंसर जो है गलत है, तो उस आंसर को गलत करने के लिए मुझे दावा आपत्ति लगाना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा कि नहीं भाई आप आंसर गलत लिए हो या आपका क्वेश्चन ही गलत है। तो मैं कौन सा दावा आपत्ति लगाऊंगा, किस मेन सोर्स को लगाऊंगा, तो मेन सोर्स याद रखिएगा एनसीईआरटी की बुक होती है, सीजी बीएससी बोर्ड मतलब सीजी बोर्ड की बुक होती है, सरकार की जो किताबें होती है वो मेन बुक होती है। तो क्या नोट्स से पढ़ाई करना या क्या वो कोई कोचिंग सेंटर की किताब को लेकर के पढ़ना, इससे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी बुक लीजिए। अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर कोचिंग क्लासेस लेते हैं तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं भी किसमें से पढ़ाऊंगा, मैं अगर पढ़ाता हूं तो मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा। और कुछ चीजें जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, जो एमएससी की है बीएससी की है, तो कुछ एडवांस चीजें होती हैं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कई सारे उसके वर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे, कई सारे उसके टर्म्स समझ में नहीं आएंगे आपको। तो वो चीजें हम, क्योंकि जब पीएमटी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर जो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा होता है उसका बेसिक क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो क्लास वो लेने में फायदा होता है। अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं तो आप इसका जो मेन स्टडी मटेरियल है आप क्या रखिएगा, या तो आप एनसीईआरटी का 11th 12th ले लीजिए या फिर आप सीजी बोर्ड का 11th 12th ले लीजिए। ठीक है, 11वीं 12वीं एनसीईआरटी ले लीजिए या फिर 11वीं 12वीं सीजी बोर्ड ले लीजिए और उससे आपको पढ़ाई करना है बहुत अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाई करना है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पहले एक चैप्टर पढ़े फिर 10वां चैप्टर पढ़े फिर 19वां चैप्टर पढ़े, इससे नहीं बनना है। पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फिर चौथा चैप्टर। ठीक, इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि क्या क्लास करना जरूरी है, क्या कोचिंग करना जरूरी है, तो देखिए अगर आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं खुद से पढ़ाई कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो क्लासेस जरूरी नहीं है, आप क्लासेस मत लीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा हमसे भी नहीं हो पाता। क्लास लेने से क्या फायदा मिलता है, क्लास लेने से सबसे बड़ा फायदा मिलता है रेगुलरिटी। दूसरा चीज, अभी आप किताब खोलेंगे, किताब पढ़ेंगे, जब आपको टैक्सोनॉमी जब आप पढ़ेंगे या सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे ये भी स्टार्ट होगा, या डीएनए आरएनए जो डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो कई सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। फिर आप हर एक चीज को गूगल करेंगे, हर एक चीज को जेमिनी में जाएंगे, हर एक चीज के लिए चैट जीपीटी जाएंगे, उससे आपका समय ज्यादा जाएगा। तो समय बचाने के लिए आपको कोचिंग क्लासेस ले लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हमारा ही क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आप आसपास में कोई भी कोचिंग क्लासेस है जो आपको अच्छा लगे आप वो क्लास में जाकर के ज्वाइन कीजिए, लेकिन क्लास ले लेनी चाहिए। अगर मेरी सलाह मानेंगे, अगर मैं कोई सजेशन दूंगा आप सभी को, तो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे रेगुलरिटी बनी रहती है, प्रॉपर आपको होमवर्क मिलेगा, प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज होगा कि टेस्ट आप दिला रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा। अपने से पढ़ाई करने में क्या होता है कि चलो आज मन किया तो पढ़ रहे हैं, कल मन नहीं किया तो नहीं पढ़ रहे हैं,
आज पढ़ाई किए, कल किसी से झगड़ा हो गया, शाम को मम्मी डांट दी, क्यों नहीं काम की घर का, चल खाना बना, आपका मूड खराब हो गया। अब मूड खराब हो गया तो पढ़ाई नहीं करेंगे, मूड तो तुरंत स्विंग होता है, युवावस्था है। या फिर आप जा रहे थे बाइक चलाते समय, आपका किसी से रास्ते में झगड़ा हो गया, फिर आप युवावस्था में हैं, प्यार मोहब्बत ये सब चाहत इश्क ये सब इसी उम्र में होता है। आज फोन में बात हुई, कल आपका मूड खराब हो गया, कुछ ऐसी बातें हो गई आपस में। अच्छा, ये बात को भी ध्यान रखना है कि पढ़ाई के बीच में इस बात को ध्यान रख लो अभी से, जितने यहाँ पे बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, कि जब पढ़ाई चल रहा होता है तो हर निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। अगर आप पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं तो जहां से भी आपको निगेटिविटी मिले आप उससे दूर हो जाए। जिस चीज से हो सकता है, किसी के मैसेज से, किसी के कॉल से, किसी के आवाज से, किसी के बात से, किसी के व्यवहार से आपको निगेटिविटी महसूस हो, तो आपको हमेशा उस चीज से बचना है, उससे दूर रहना, जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। क्योंकि आपका मूड खराब हो गया, आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो निगेटिविटी से दूर रहिए। आ रहा है समझ में? तो आप क्लास इसलिए लीजिए क्योंकि आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी, आप क्लास इसलिए लीजिए क्योंकि आपका समय बचेगा, आप क्लास इसलिए लीजिए क्योंकि क्लास में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जाएगी ताकि जो आपके एग्जाम में काम आ सके। अगर ऐसा होता कि आदमी खुद से पढ़ करके पेपर निकाल लेता तो जी इतने लोग दुनिया में पढ़े हैं, सब आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। फिर ये कोचिंग सेंटर चलता क्यों? कोचिंग सेंटर का कारण ये है कि कोचिंग सेंटर में रेगुलरिटी मिलती है, कोचिंग सेंटर में जाने से समय बचता है, और कोचिंग क्लासेस हमको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, जैसे हमारे पास अगर एग्जाम निकालने का अनुभव है तो वो अनुभव हमसे आपको शेयर करते हैं। आ रहा समझ? तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों पर ध्यान रखना है कि आपको ऐसा पढ़ाई करना है। ठीक है, क्लासेस जो हैं 25 अगस्त से घोटुल एकेडमी की जो क्लासेस हैं बायोलॉजी के लेक्चरर की, तो 25 तारीख से मैं शुरू कर दूंगा, 31 तारीख के बाद बंद कर दूंगा एडमिशन लेना। जो ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो 1 तारीख तक, 1 सितंबर तक एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि हमको ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ाना है, हमको ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ाना है, कम लोग रहेंगे, ज्यादा अच्छी तैयारी होगी। प्रॉपर आपका नोट्स चेक पर कर पाऊंगा, प्रॉपर आपका टेस्ट पेपर चेक कर पाऊंगा, प्रॉपर आपसे वाइवा ले पाऊंगा, प्रॉपर आपसे क्वेश्चन आंसर कर पाऊंगा, आपको ज्यादा समय दे पाऊंगा। ज्यादा भीड़ हो जाता है तो फिर भीड़ में कौन है नहीं जानता, ज्यादा भीड़ हो जाने से यही ना दिक्कत होता है कि भीड़ ज्यादा जैसे ही बढ़ जाती है तो फिर टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन नहीं बन पाता। फिर आपका कहाँ से कॉपी चेक हो रहा है, आप कितना नंबर ला रहे हो, आप प्रॉपर समय दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये नहीं होता। तो 25 अगस्त से हमारे घोटुल कोचिंग क्लासेस की ये क्लासेस स्टार्ट, घोटुल एकेडमी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 25 अगस्त से, और 1 सितंबर तक आपको एडमिशन लेना है। पहले तो आप 5 दिन डेमो देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि डेमो बिना डेमो देखे ले लिए एडमिशन। आप आराम से 5 दिन आपके पास समय है, 6 दिन आपके पास समय है, आप डेमो देख लीजिए, और उसके बाद आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है आप 1 तारीख तक डिसाइड कर लीजिए। 1 तारीख के बाद ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन नहीं होगा, 1 सितंबर के बाद ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी। आप ऑनलाइन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन 1 तारीख के बाद, 1 सितंबर के बाद नहीं लिया जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास में जो मुख्य बातें थी वो मुख्य बातें हो गई हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकलनी नहीं चाहिए। अभी पिछली क्लास जब प्रयोगशाला परिचारक की हुई तो प्रयोगशाला के परिचारक में जो बच्चे यहाँ बैठे थे उनसे, और जो पिछली क्लासेस का वीडियो हमारा लगा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, सहायक प्रयोगशाला परिचारक का जो आ रहा है, जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का है, उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। उसका और अभी जो उच्च शिक्षा विभाग से प्रयोगशाला परिचारक का निकला था, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। तो उसकी क्लासेस भी मैं ले चुका हूं, और उसकी ऑफलाइन क्लासेस भी अभी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसकी, तो आप उसका भी क्लास देख सकते हैं। वो भी 200 पद आ रहा है, तो 200 पद काफी होता है, उसमें भी अच्छा सैलरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। वो भी सहायक शिक्षक पद का है, मतलब वो इक्विवेलेंट टू डीएलएड टीचर। प्राइमरी के शिक्षक का जो सैलरी है उसका भी शिक्षक का, उसका भी सैलरी उतना ही रहेगा, उतना ही सुविधा मिलेगी। तो उसकी सेम क्लास, सेम सिलेबस है, 9-10 के बुक का फोटोकॉपी है, तो उसकी क्लासेस हमारे बैच में है। ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो एग्जाम हुआ व्यापम का, उस 60 में से 54 प्रश्न हमने जो पढ़ाया था वो फंसा है। उस वीडियो से, उस लेक्चर से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो 6 प्रश्न बाहर से आया है, मतलब वो जो सिलेबस से नहीं आया, उसको भी बना लेगा वो इंसान अगर उससे बन रहा है तो। क्योंकि जब केमिस्ट्री का कुछ इक्वेशंस आया था, जो क्रम पूछा गया था, उसको भी अगर आप क्लास में समझेंगे तो बना लेंगे। 60 में 54 प्रश्न फंसे हैं, जो अभी प्रयोगशाला परिचारक का पेपर हुआ है उच्च शिक्षा विभाग से, जिसका पेपर हुआ ना अभी 3 तारीख को कि 4 तारीख को,
तो उसका जो वो प्रश्न, तो वो सिलेबस को भी आप उस वीडियो से ले सकते हैं। बाकी प्रयोग हमारे जीव विज्ञान व्याख्याता वर्ग 1 का क्लास 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। 1 सितंबर के बाद ऑफलाइन एडमिशन नहीं लेंगे। फीस भी कम रखें। फीस कम ही इसलिए रखें क्योंकि जो गरीब बच्चा है, जो बेरोजगार बच्चा है, उसके लिए ज्यादा हैवी ना पड़े। ऑनलाइन जो देख रहे हैं हमें, ऑनलाइन आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिए कि जो वैकेंसी आ रही है वो वैकेंसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनका लिए सबसे फायदा या सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि 2026 में सेट भी पेपर होगा। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रोफेसर बनने के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया जाता है, तो वो वैकेंसी भी निकलेगी, मतलब सेट का पेपर भी आएगा। तो ये पूरा पूरा फायदा आपको देगा सेट के पेपर में। इसके बाद सेट पेपर के बाद में प्रोफेसर की भर्ती निकलेगी। तो प्रोफेसर की भर्ती के लिए भी जो कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि हमको प्रोफेसर की भर्ती निकालनी है, उसमें भी ये आपको मदद देगा, आपको हेल्प करेगा। अगर अभी की जो तैयारी आप करेंगे, प्रॉपर जो तैयारी चलेगी, वो आपको सेट का भी पेपर निकलवाएगी, वो आपको प्रोफेसर की भर्ती भी निकलवाएगी। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे होंगे वो नेट का भी एग्जाम देंगे। अगर भाई जो एमएससी है वही जीव विज्ञान की तैयारी कर सकता है, जो पीजी किया होगा वही व्याख्याता बन सकता है, तो जो पीजी किया है वही व्यक्ति सेट का पेपर दे सकता है और वही व्यक्ति नेट का पेपर दे सकता है। तो नेट और सेट आपको बेनिफिट करेगा ये क्लास। नेट और सेट का भी सिलेबस में लगभग 60% सिलेबस यही है, 11-12 का बुक है। आ रहा है समझ में? तो आपको ये बेनिफिट रहेगा, आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो वर्किंग पर्सन है, जो हाउस वाइफ है और जो वर्किंग मैन है, ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप अपने लाइफ पार्टनर का, आप अपने पार्टनर का मदद लीजिए। काम को थोड़ा बांटिए, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले। जीवन साथ से, एक दूसरे के साथ से बढ़ता है। अगर वो आपका ये मदद कर सकती हैं कि आपके लिए खाना बना दे रही हैं, मान लीजिए वो दोनों जन आप लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप भी उनके पढ़ाई में थोड़ा मदद कर दीजिए। ठीक है, एक टाइम का काम आप भी बांट लीजिए, एक टाइम का काम वो बांट लेंगी। मान लीजिए कि जो आपकी हाउस वाइफ है या जो आपके हस्बैंड हैं वो जॉब करते हैं और आप पढ़ाई करना चाहती हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि भाई काम को थोड़ा सा बांट लीजिए। आप उनसे ये बोल सकते हैं कि मतलब जो कुछ काम है वो आप घर का काम थोड़ा सा संभाल लीजिए, 3 घंटे मेरे को कम से कम अभी से पढ़ने के लिए दे दीजिए। तो याद रखिएगा, बहुत सारे पिछले बार जो वैकेंसी निकली थी उसमें कई सारे जो है वर्किंग पर्सन और वर्किंग वुमेन वो निकाले, हाउस वाइफ बहुत सारे पेपर निकाले, तो ये ध्यान रखेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए, एक बात और ये ध्यान रखिए कि मान लीजिए आप सिलेबस में 11-12 का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप एक टॉपिक पढ़ लिए, मान लीजिए कि आप पहला जो टॉपिक है जिसमें मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, सजीवों के वर्गीकरण के बारे में बात की गई है, तो अब आप मोनेरा जगत को पढ़ लिए, ठीक है। अब ये एक चीज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ उनके पेपर का तैयारी और आप अपना अच्छा कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़े, मोनेरा जगत के बारे में पढ़े, ठीक है। आप किताब से पढ़ लिए, आप एनसीईआरटी पढ़ लिए अच्छे से, या फिर आप सीजी बोर्ड की किताब पढ़ रहे थे और सीजी बोर्ड की किताब अच्छे से पढ़ लिए, तो ये ध्यान रखिएगा जैसे ही आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब इस टॉपिक का अब आपको एआई यूज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है। या तो आप गूगल जेमिनी यूज कर लीजिए, गूगल जेमिनी यूज कर लीजिए, या फिर चैट जीपीटी यूज कर लीजिए, चैट जीपीटी यूज कर लीजिए। या तो आप गूगल जेमिनी यूज कर लीजिए या फिर आप चैट जीपीटी यूज कर लीजिए। गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि ये जो टॉपिक है मोनेरा जगत से, जैसे लिख दिए मोनेरा जगत से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्न दीजिए। तो उसमें कुछ प्रश्न आ जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव बेस में या कूट में या कथन कारण में, ऐसा लिखिए। उसमें चैट जीपीटी को बोल दीजिए कि हाँ मोनेरा जगत के कथन कारण वाला प्रश्न बताइए, तो उसके कुछ कथन कारण के प्रश्न आ जाएंगे। अब आप उसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उससे आपकी तैयारी और इंप्रूवमेंट होगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बाकी जब हम यहाँ क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो हम चैट जीपीटी से भी बनाते हैं, हम एक्स्ट्रा पेपर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उससे निकालते हैं, और जो आ सकता है, जो हमारा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, जो हमारा एनालिसिस कहता है, हम उससे भी क्वेश्चन पेपर देते हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि भाई हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और आपका क्या लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि आपका पेपर निकले और आपका लक्ष्य है कि आप पास हो जाए। तो उसके लिए आप किस एआई टूल का यूज कर सकते हैं।
लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एआई टूल को आप क्वेश्चन पेपर बनाने में यूज कीजिएगा, पढ़ने के लिए आप मेन सोर्स पढ़िएगा, क्योंकि एआई कभी कभी गलत आंसर लेता है। आप पढ़िए किताब, उसका क्वेश्चन पेपर आप बना सकते हैं एआई से। एआई के कुछ, उसको एआई को आप बोल दीजिए, चैट जीपीटी को आप बोल दीजिए, या गूगल जेमिनी को बोल दीजिए, फिर इंडिया के कुछ हनुमान चैटबॉट है, उसको आप बोल दीजिए कि क्वेश्चन पेपर बना के दो, मोनेरा जगत के कुछ क्वेश्चन पेपर बना के दो, या क्वेश्चन बना के दो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वैकल्पिक प्रश्न बना के दो, तो उससे आपका ये बन जाएगा। आगे समझ में? तो चलिए, इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ईश्वर करे आप सफल हो जाए और आप अच्छी तैयारी करें। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमारे राज्य को, हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।